सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और नाज़रीन, जैसे जिंदा कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं, शोहदा की कुर्बानी को याद रखती हैं, वैसे ही जिंदा कौमें अपने हीरोज को भी नहीं भूलती। जो हमारे सो कॉल्ड जमहूरी लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, बड़े बड़े लीडर, किसी ने बुला के इनको पूछा तक नहीं। और हमारे सामने कितना बड़ा टैलेंट इस टाइम पे बैठा हुआ है। हमारे प्रोग्राम के लिए ऑनर की बात है, हम आपको ऑन करते हैं। हमें फख्र है आप पे, आपकी कामयाबी हमारे मुल्क की कामयाबी, हमारी कामयाबी। जैसे मैंने कहा कि जिस तरह जो रिस्पेक्ट देते हैं, जिस तरह वो बुलाते हैं आर्मी वाले, वो उस तरह हमें मतलब अप्रिशिएट करते हैं। स्पोर्ट्समैन को जितना वो अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक इतना कोई और पॉलिटिशियन या कोई और नहीं कर सकता। हीरो को पहचानने के लिए आपका खुद हीरो होना बहुत ज़रूरी है, बड़ी बात है। और अगर आप इनको इज्जत देंगे तो आपकी इज्जत, आपका वकार खुद ब खुद बुलंद होता चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, कल मैंने अपने प्रोग्राम में कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान से गुफ्तगू की थी। हमने प्रोग्राम में दावत दी थी उन्हें, बॉक्सर मोहम्मद वसीम, उन्हें अपना मेहमान खुसूसी बनाया था, अगर ये कह दूँ तो गलत नहीं हो। और ये कहा था, ये जो आपने देखा क्लिप कल के प्रोग्राम का जो भी रजा ने चलाया, कि एक हीरो ही दूसरे हीरो को पहचान सकता है। एक हीरो को अप्रिशिएट करने के लिए दूसरे यानी अप्रिसिएशन देने वाले का भी हीरो होना बहुत जरूरी है। और देखिए, आज ये बात साबित भी होगी ठीक एक दिन में, क्योंकि आज मोहम्मद वसीम से मुलाकात की कौम के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। मोहम्मद वसीम जैसे बासलाहियत नौजवान किसी से कुछ ज्यादा नहीं चाहते, वो सिर्फ आपको पता है क्या चाहते हैं? अप्रिसिएशन, कि उनके काम पे उनको अप्रिशिएट किया जाए। किसके लिए कर रहे हैं वो? इस मुल्क के लिए, मुल्क के वकार के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए। वो चाहते हैं कि वो जितनी मेहनत और लगन से अपने मुल्क और अपनी कौम का नाम रोशन करने में मसरूफ हैं, उनको कम से कम एप्रिसिएशन तो दे दी जाए, अप्रिशिएट तो कर लिया जाए। और इस बार भी कौम के इस हीरो को अप्रिशिएट किया एक दूसरे हीरो ने, यानी 2 हीरो एक साथ, एप्रिसिएशन लेने वाला भी हीरो और एप्रिशिएट करने वाला भी हीरो। मोहम्मद वसीम, हमारी नेक तमन्नाएं हमारी पूरी टीम की, ऐसे नहीं चलेगा कि आपके साथ है। कल आप कितने मायूस थे और देखिए आज अगले ही दिन आप कितने खुश हैं। माशाल्लाह, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि आप इसी तरह पाकिस्तानी झंडे के साए तले अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा आगे भी करते चले आएंगे इंशाल्लाह। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपको सिर्फ ये कहूँगी कि शुक्रिया बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया इस टैलेंट की कदर करने के लिए, इस कौम और इस वतन के नौजवानों की हौसला अफजाई करने के लिए। क्योंकि हम सब लोगों पर फ़र्ज़ है मेरे ख्याल से कि हम अपने मुल्क में और अपने माशरे की जो अच्छाई है उसको, सलाहियत को, या किसी भी पॉजिटिव चीज़ को, किसी भी टैलेंट को इस तरह हाईलाइट करें। और इसी तरह ये भी हमारी एक जिम्मेदारी कह लूँ तो गलत नहीं होगा कि हम अपने मुआशरे की बीमारी ज़रूर बात करें, ताकि उन बीमारियों के ख़ात्मे के लिए इक़दामात उठाए जा सकें, बर वक्त इक़दामात उठाए जा सकें। क्योंकि हमारा मुआशरा ही हमारी पहचान है और हम अपने मुआशरे की शनाख्त हैं। इस मुल्क को बने हुए कितने साल हो गए? 70 साल से ज़ायद हो गए, यानी 7 डिकेड्स हो चुकी हैं। एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या चाहता है? आप बताइए। आप सब जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, ये प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आम शहरी हैं, और जो हमारे लिए बहुत ख़ास है, हम हमेशा कहते हैं आप क्या चाहते हैं इस मुल्क में, अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में? आप या मैं, हम सब क्या चाहते हैं? कभी किसी हुकूमत ने ये सोचा? कभी नहीं सोचा। शायद सोचा होगा, शायद, लेकिन हमें बताया नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सोचा ही होगा। 70 सालों में एक आम आदमी, एक आम शहरी की अपने मुल्क, अपनी हुकूमत, अपनी रियासत से क्या उम्मीदें होती हैं? क्या एक्सपेक्ट करता है वो? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ज़रा सोचिए, मैं बताती हूँ। एक नौकरी, इज्जत से आप कमा सकें, तालीम, सेहत, यकसा कानून, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी बराबर कानून, और इंसाफ। हर मज़हब, हर तबके, हर रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो इस मुल्क का शहरी हो, वो हर आने वाली हुकूमत से सिर्फ ये चंद चीज़ें ही एक्सपेक्ट करता है जो मैंने आपको गिनवा दी। इसी चीज़ की उम्मीद रखता है। लेकिन आज तक
कोई भी हुकूमत, इनमें से कोई एक भी हक या सहूलत दिल पर हाथ रख के बताइए एक आम आदमी को देने में क्या कामयाब रही? मेरा जवाब सुनेंगे तो मैं कहूँगी नहीं रही, नाकाम रही। क्यों? अब क्यों है सवाल? ना इस मुल्क की आवाम आमराना दौरे हुकूमत में कभी हुकूमत से मुतमईन हो सकी, और जमहूरी दौरे हुकूमत का तो अल्लाह ही हाफिज है, पूछिए ही नहीं। ये तो सवालिया निशान खुद हमारे जमहूरी नुमाइंदों पर लगता है कि आमराना हुकूमतों में अवाम के लिए ज़्यादा काम किए गए, लेकिन जमहूरी हुकूमतों में अवाम का नाम बहुत इस्तेमाल किया गया। आज अगर एक नज़र हम अपने मुआशरे पर डालें तो क्या नज़र आएगा आपको? सोचिए, ज़ात पात शादी के इनकार पर खुदकुशी, बीवी की शादी के अगले दिन टांगे तोड़ देना, बहावलपुर में ज्यादती के बाद टीचर का कत्ल हो जाना, 20 साल बहन एक कमरे में बंद, पुलिस की मारपीट, सवात में आगे ना पढ़ने देने पर 12वीं जमात की तालिबा का कत्ल, तालिब इल्म का मेहनत के बावजूद मेडिकल में दाखिला ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होके खुदकुशी कर लेना, तौहीने मजहब के इल्जाम पर इंसानियत का जनाजा, 3 बच्चों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल, कराची में मेडिकल की तालिबा के साथ ज्यादती के बाद कत्ल, मैसली में गुर्बत की वजह से माँ बाप बेटी की खुदकुशी, लाड़काना में बच्चे को वैक्सीन ना मिलने पर बच्चे का तड़प तड़प कर दम तोड़ देना, इंतकाल कर जाना, जातियात पर हमले, इखलाकियात के जनाजे निकालना, बेरोजगारी, मजहब कार्ड का बेजा इस्तेमाल करते हुए एक मौलाना का एहतजाज, बदमनी, इंतशार, मुनाफिकत, धोखादही, क्या ऐसे होते हैं मुआशरे? मैं हमेशा की तरह पूछूंगी कि क्या दिल पर हाथ रख के आप लोग कहते हैं कि ये होते हैं मुआशरे? आइडियल नहीं, चले आइडियल का 50% कम कर दें, आधा ही आइडियल समझ लें, होते हैं ऐसे मुआशरे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, हमारा मुआशरा ऐसा ही हो चुका है, शायद इससे भी बुरा हो चुका है। क्यों? जिम्मेदार कौन है? कौन इस मुआशरे को इन तमाम बीमारियों से पाक करेगा? यह है बड़ा सवाल। कौन है जो करेगा पाक इस मुआशरे को इन तमाम बीमारियों से? हुकूमत कहती है जी एनआरओ नहीं मिलेगा, ऑपोजिशन कहती है कि कश्मीर का सौदा नहीं होने देंगे, हुकूमत कहती है एहतसाब जारी रहेगा, ऑपोजिशन कहती है जमहूरियत का जो गला है वो हम नहीं घोंटने देंगे, किसी तरह जमहूरियत का गला नहीं घोटेगा। जमहूरियत में जमहूर कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। कैसी जमहूरियत इन लोगों की? केड़ी जमहूरियत तुसी गल्लां कर दो या दस दो किसी दिन मैनू। हुकूमत कहती है करप्ट लोगों को कोई छूट नहीं मिलेगी, इधर ऑपोजिशन कहती है कि हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं, हुकूमत कहती है कि हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, बड़े आइडियल हैं, ऑपोजिशन कहती है कि गरीब के मुंह से नवाला भी छीना जा रहा है, हुकूमत कहती है कि 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देंगे, जबकि ऑपोजिशन कहती है कि 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर छीन लिए गए। हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी, ऑपोजिशन कहती है कि मौजूदा हुकूमत सबसे ज्यादा करप्ट है। सवाल ये कि कौम का कोई पुरसाने हाल है? हुकूमत से पूछें, ऑपोजिशन से पूछें, अपना दीवार में सर मारें जाके, या वोटर कहें कि मैंने क्यों वोट दिया, क्या करें? कौन है पुरसाने हाल? कौन? हुकूमत, ऑपोजिशन, कौन? इस मुआशरे का कोई पुरसाने हाल है? कराची में कचरा, पेशावर में डेंगी, लाहौर में पोलियो, सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल, इस्लामाबाद में एहतजाज। हमारा मुआशरा कहाँ खड़ा है? क्या वो लोग जो खुद को हमारा लीडर कहते हैं, जो खुद को हमारा रहनुमा बताते हैं, जो खुद को हमारा वकील कहते हैं, जो खुद को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं कि वो सब कुछ है हमारे लिए, वो हमारे लिए सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, असेंबलियों में जाते हैं, जाके हमें इग्नोर करते हैं, सिर्फ अपने मसले डिस्कस करते हैं और एक दूसरे का दिफा करते नहीं थकते हैं, अपने लीडरान का दिफा करते नहीं थकते हैं। वो कर क्या रहे हैं? किधर हैं? कहाँ बात हो रही है इस जमहूरियत में, जमहूर के लिए, अवाम के लिए? इमरान खान हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं, कौन से नारे और वादे करके आपको याद होगा इक़्तिदार में आए थे? पहले ज़रा मेरे ख्याल से याद करवाते रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कुछ भी भूल सकता है। तो रजा हम तो याद करवाते हैं ना, तो क्लिप जरा रेडी है तो चलाइएगा सर। क्या कहते थे? सुना सबने? खान साहब आप भी टीवी देखते हैं बड़े शौक से, आपने भी सुना। कहते थे कि एक कौम बनाऊंगा, इरादा अब भी होगा, आपके इरादे पे शक नहीं है, आपकी नीयत पे शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं खान साहब? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अमली इक़दाम आपके अल्फाज से ज्यादा ताकत रखते हैं,
अहमियत रखते हैं। कहते थे एहतसाब होगा, कौम का पैसा वापस लेकर आऊँगा, ऐसा ही कहते थे खान साहब आप। कौम आज भी आप पर एतमाद करती है। कौम जानती है कि इमरान खान करप्ट इंसान नहीं है, इमरान खान ने अवाम का पैसा चोरी नहीं किया। लेकिन ये कैसा एहतसाब है, ये कैसा एहतसाब है जिस पर दिन ब दिन सवालिया निशान लगते जा रहे हैं। इमरान खान साहब मैरिज की बात करते हैं ना, मैरिज पर काम होगा, जो आएगा मेरिट पर, जो जाएगा वो भी मेरिट पर जाएगा। चलिए इन दो वादों को ही ले लेते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत शायद उनके मुशीर ही चला रहे हैं, और मुशीर भी कौन से? अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, मुशीर कॉमर्स, जिनकी कंपनी को 300 अरब का डैम का ठेका मिला। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के कई और भी मामलात हैं, उन पर खास नजर करम है, कह दूं तो गलत नहीं होगा। वजह अब मैरिट तो बिल्कुल नहीं, ऐसा ही है, माजरत के साथ कहूंगी। एनर्जी के वजीर नदीम बाबर साहब, ये वो शख्सियत हैं जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में अकेले पंजाब की कई कंपनीज के बोर्ड्स में शामिल रहे और कुछ के सरबराह भी रहे। एक और साहब जिनका नाम जहांजेब खान है, वो भी पंजाब में शहबाज शरीफ के राइट हैंड थे। राइट हैंड का मतलब समझते हैं ना सब लोग, और प्लानिंग का महकमा उनके पास था। वो जो कंपनियां चला रहे थे उनमें वो भी कंपनी शामिल थी जिसने 4 अरब रुपए खर्च कर दिए, लेकिन पानी की एक बूंद तक फराहम ना कर सकी। इमरान खान साहब कहते थे कि जब मुल्क का बड़ा या काबीना का सरबरा ठीक होता है तो नीचे किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कोई गलत काम करके दिखाए, उनको डर होता है। जब वजीरों ने इमरान खान के मैरिज का ये हाल देखा तो शायद उनको भी थोड़ा हौसला हुआ, और वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने पहले हफीज शेख के दोस्त अली जमील साहब को पोर्ट कासिम अथॉरिटी के बोर्ड का मेंबर लगाया था, और अब वही अली जमील साहब स्टेट बैंक के बोर्ड के मेंबर भी बन चुके हैं। और उन्हीं अली जमील साहब का नाम माजी में जो स्कैंडल था, आपको याद होगा, उसमें भी आया था। इसी तरह अली जैदी साहब के एक और दोस्त हैं जी, आतिफ रईस साहब उनका नाम है। अली जैदी उन्हीं के घर में रहते हैं, है ना, अजीबोगरीब सिचुएशन। जब पिछले साल इमरान खान साहब ने चीन जाना था तो अली जैदी के दोस्त जो आतिफ रईस साहब हैं उनका नाम भी वफ्त में लिखवाया गया था। नाजरीन, वापस आकर उन्हीं आतिफ रईस साहब की कंपनी को पेशावर मेट्रो में, आपको पता है कितने का ठेका दिया गया नाजरीन? 12 अरब रुपए का ठेका दिया गया। और ये वो शख्सियत हैं जिनके खिलाफ FIA ने 17 करोड़ के एक कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। और आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि आतिफ रईस साहब ने पेशावर मेट्रो का ठेका लेते वक्त ये नहीं बताया था कि उन पर पहले कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। अब मुझे कोई ये बता दे कि आतिफ रईस साहब एक कारोबारी शख्सियत है, एक वफाकी वजीर उनके घर ठहरता है, वो वफाकी वजीर काबीना के अहम फैसलों में शरीक भी होता है। एक वजीर को सब कुछ मालूम होता है कि हुकूमत की क्या तरजीहात हैं। उसके वफाकी वजीर के दोस्त पर पहले फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज है, और फिर अचानक उसी दोस्त यानी आतिफ रईस का नाम चीन जाने वाले वक्त में भी शामिल हो जाता है। पेशावर मेट्रो वो मंसूबा जो PTI के लिए किसी वबाले जान से कम नहीं है, इस मंसूबे का ठेका भी इसी आतिफ रईस को मिल जाता। सोचिए, इमरान खान साहब पूरी जिंदगी ये कौम को बताते रहे कि पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नवाजते हैं, और आज ये उनकी हुकूमत में भी हो रहा है। ये मेरिट है इमरान खान साहब। मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी 22 साल की स्ट्रगल है खान साहब, दुख होता है हम लोगों को भी। ये 22 साल की स्ट्रगल ये हो रहा है, ये हो रहा है। एहतसाब की बात कीजिए तो आपके कई वुज़रा के नाम भी नैब की लिस्ट में शामिल, जिनमें वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर परवेज खट्टक साहब, जो कि वजीर आला KP के भी रह चुके थे, उनका नाम भी शामिल है। और उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही, हम भी हैरान हैं। खान साहब, आप तो इस कौम को एक कौम बनाने आए थे ना, बल्कि आए हैं और काम करें। अगेन आई वुड से आपकी नीयत पे शक नहीं है, आप भी रिवायती जमहूरियत का शिकार हो गए। फिर ये सवाल पूछूं आपसे, आपके वजीर क्या करते फिर रहे हैं? देखा आपने कभी? आपके मुशीर क्या गुल खिलाते फिर रहे हैं? आपने सोचा कभी? आप क्यों लाइल में खान साहब, आप क्यों नहीं पूछते इन लोगों से
कौम के लिए ये काफ़ी नहीं है कि इमरान खान करप्ट नहीं, इमरान खान करप्ट नहीं, इमरान खान करप्ट नहीं। इस पर कौम इक्तफा नहीं कर सकती। इमरान खान करप्ट नहीं है, काबीना करप्ट है, तो फिर क्या हुआ? उसकी जिम्मेदारी भी किस पर है? इमरान खान साहब पर आयद होती है। आपके नाम पे वोट लिया इन लोगों ने। इन लोगों को तो लोग जानते तक नहीं थे, बेशुमार शक्लों को, आपके नाम पे कि खान के साथ जुड़े हुए हैं तो करप्ट नहीं होंगे, खान के साथ जुड़े हुए हैं तो बड़े लॉयल होंगे, खान के साथ जुड़े हुए हैं तो वतन से मोहब्बत करते होंगे, खान के साथ जुड़े हुए हैं तो इनकी भी 22 साल की अंतक स्ट्रगल होगी। आपके नाम पे वोट मिला, आपके नाम पे वोट मिला। इनको मैं दोबारा कहूंगी, बहुत से लोगों की शक्लों तक को लोग नहीं जानते थे कि कैसे इमरान खान ने, लोग अब हैरान हो रहे हैं, आप पे जिम्मेदारी आयद होगी कि कैसे खान साहब ने रिश्तेदारी और अकरबा परवरी को तरजीह दे दी। मेरिट की बात करते हैं खान साहब, करते चले आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कैसे इमरान खान साहब ने मेरिट को नज़रअंदाज कर दिया? ये मसाइल हैं हुकूमत के और किन बीमारियों में जकड़ चुके हैं। इसका इलाज आखिर कौन करेगा? दोबारा मैं पूछती हूँ, इसकी समझ ही नहीं आ रही। अगर मुझसे पूछें, समझ ही नहीं आ रही। आज भी ऐसा ही लगता है कि हुकूमत की तरजीहात या जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ और हैं। अवाम के मसाइल, बेचारी अवाम कहूँगी, बेचारी अवाम के मसाइल हमेशा की तरह कुछ और हुकूमत की तरजीहात हमेशा की तरह कुछ और। हुकूमतें बदलती चली गई, अवाम के मसाइल वही हैं, हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ भी वही रहती हैं, जो कि बदकिस्मती से अवाम के मसाइल से नहीं मिलती हैं। अच्छा जी, अब हम जमहूरियत देखते हैं। जमहूरियत जो परवान चढ़ाने में ये लोग मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जिसके खिलाफ इमरान खान ने 22 साल स्ट्रगल की, 22 साल जदोजहद की। और अपनी, अगर हम ऑपोजिशन वाली साइड पर आ जाते हैं, ऑपोजिशन की तरफ आ जाएं, तो ऑपोजिशन क्या कर रही है? आपने कभी सोचा? चले हुकूमत की तो मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी, ऑपोजिशन के मसाइल क्या हैं ये ज़रा सोचिए। ऑपोजिशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं, सोचिए मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिलावल जरदारी साहब की। बिलावल जरदारी का सबसे बड़ा मसला क्या है? वैसे बड़े परेशान होते हैं ये, क्योंकि मैंने कहा था प्रोग्राम में कि मैं आज के बाद आपको बिलावल जरदारी कहूँगी, बिलावल भुट्टो नहीं कहूँगी, क्योंकि भुट्टो आपके नाना थे, नाम दादा का सामने आता है। और सिर्फ भुट्टो के नाम को कैश करने के लिए करेंगे आप कुछ भी नहीं। भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। पूरे सिंध का बेड़ा गर्क होकर रह गया, जो एक सूबा आपके पास रह चुका है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको बिलावल भुट्टो नहीं, बिलावल जरदारी कहूँगी। बड़ा गुस्सा आता है इनको इस बात पर। बिलावल जरदारी का ज़रा क्लिप चलाइएगा। ये हैं एक ऑपोजिशन यानी बड़ी जमात के रूहे रवां के नज़दीक कौम के अहम मसाइल। यही वजह है कि सिंध में एड्स फैल रहा है, कोई मसला ही नहीं है। लाड़काना के बड़े सरकारी अस्पताल में अद्वियात नहीं है तो कोई मसला नहीं है। भुट्टो के नाम पर बनने वाले तालीमी इदारों के तमाम तलबा फेल हो गए हैं, कोई मसला नहीं है जी। लाड़काना के डेंटल कॉलेज के हॉस्टल में एक हिंदू लड़की मर गई, कोई मसला नहीं। घोटकी में इतना बड़ा वाकया हो गया, लेकिन अगेन कोई मसला ही नहीं। और रही सही कसर इस वाकये ने पूरी कर दी। देखिए जरा, ये देखिए नाजरीन, हुकूमत का मसला ऑपोजिशन चोर, ऑपोजिशन का मसला नवाज शरीफ को घर का खाना, मरियम नवाज को घर का खाना दो, हमजा शहबाज को मेकअप का सामान दो, जरदारी और फरियाल तालपुर को एसी दो, टीवी दो। पूरा सिंध मर जाए लेकिन रहेगा पीपल्स पार्टी का और भुट्टो जिंदा रहेगा। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कौमी मसाइल। बिलावल जरदारी साहब कौन सी अवाम का मुकदमा लड़ने के लिए बाहर निकले हुए हैं? ये भी किसी बेनज़ीर का बिलावल है जो तड़प तड़प कर मर गया। इसने अपनी माँ का सहारा बनना था ना, जो सिसक सिसक कर मर गया। इसके भी बहुत सारे ख्वाब थे जो इसकी सांसों के साथ ही टूट गए। इसके भी कई अरमान थे जो इसके साथ मनो मट्टी तले दफन हो गए। ऐसे कई हजार बिलावल सिंध में इसी तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं आए दिन। कहाँ है आपकी जमहूरियत? कहाँ है आपकी तरक्की? इस मासूम की आखिरी हिचकियां आपके 10 सालों पर भारी हैं बिलावल साहब, कभी सोचिएगा। इस मासूम की टूटती हुई सांसें सवाल कर रही हैं, किधर है वो तरक्की याफ्ता सिंध जिस पर पीपल्स पार्टी 10 सालों से हुकूमत कर रही है? आप किस अवाम के मसाइल हल करने की बात कर रहे हैं? आप किस अवाम के हकूक की बात करते हैं? एक ही अवामी मसले पर आपने बात की, वो था बारिश का पानी। उसका हल आपने ये पेश किया कि जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी भी आता है। कौम के मसले आसिफ जरदारी का एसी, फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी, 18वीं तरमीम, कराची और सिंध को अलग करना नहीं है। आप कौम के मसले हल कर दो, आपको इन चीजों की, इन बातों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्क माय वर्ड्स, एक वैक्सीन तो आप अपने सिंध में दे नहीं सकते,
एड्स को फैलने से आप रोक नहीं सकते। आपके नाना के नाम पर बनाए गए तालीमी इदारों में दी जाने वाली तालीम का हाल क्या है, नतीजा आपके सामने। फिर आप किस मुंह से आकर खुद को अवाम का वकील समझते हैं? किस मुंह से कहते हो आप कि मुकदमा लड़ोगे अवाम के हकूक का? आप लोग इलीट क्लास हो, आपके मसाइल भी इलीट हैं और तरह के हैं। अवाम ये सब नहीं समझते और यकीन जानिए बिलावल साहब, ना समझना चाहते हैं। 70 साल से जायद हो गए, अवाम आज भी सिर्फ और सिर्फ अपने जो बुनियादी हकूक हैं वो चाहती हैं। अवाम चाहते हैं कि जब वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ से मायूस होकर उनको ना लौटना पड़े, वहाँ से अपने अजीज़ों की ज़िंदगी लेकर लौटें, लाश उठाकर कब्रिस्तान दफनाने ना जाना पड़े। अवाम चाहते हैं कि कानून के इदारे उनके मुहाफिज हों, जब वो किसी थाने में FIR कटवाने जाएं तो थानेदार उनसे रिश्वत ना मांगे। अवाम चाहते हैं कि वो सलाहुद्दीन जैसी मौत ना मारे जाएं। अवाम चाहते हैं कि उनके बच्चे कुत्ते के काटने से ना मर जाएं सके। ये देखें क्या हुआ था। अवाम क्या जाने आपके बड़े मसले, तुसी बड़े लोग, ताड़े बड़े बड़े मसले। बेचारी अवाम को इन बड़े बड़े मसलों से कोई लेना देना नहीं है। अवाम का क्या लेना देना भाई आप लोग के बड़े बड़े मसलों से? आप लोग अवामी सियासत करो ना, आप लोग अवाम की भलाई के लिए कुछ करो। आप लोग ग्रास रूट लेवल के मसाइल पर बात करो प्लीज। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हो तो वो बातें करते हो जिनसे आम आदमी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आपकी अवाम से मोहब्बत देख लो। एक कौमी मसला, एक कौमी इशू की अगर बात करें, मकबूजा कश्मीर कॉन्फ्रेंस का आज बायकॉट कर दिया गया। क्यों बायकॉट कर दिया गया मैं पूछती हूँ? क्योंकि खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे भाई, खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी से मकबूजा कश्मीर के मसले का क्या लेना देना, क्या ताल्लुक? खुर्शीद शाह को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि खुर्शीद शाह ने फ्रंटमैनों के नाम पर 83 जायदादें बना रखी थी। खुर्शीद शाह और उनकी फैमिली के कराची, सक्खर और दीगर शहरों में 105 बैंक अकाउंट्स हैं। खुर्शीद शाह के पहलाज और सोमरो समेत 12 फ्रंटमैन थे। खुर्शीद शाह का मुबैना जो फ्रंटमैन पहलाज मामूली दुकानदार है। खुर्शीद शाह ने फ्रंटमैन के नाम पर होटल, पेट्रोल पंप्स और बंगले खरीदे हैं। खुर्शीद शाह पर अरबों नहीं खरबों की करप्शन का इल्जाम है। ये नैब का दावा है। आपके मसाइल आलिशान, आपके जराइम आलिशान, आपके मुतालिबात भी आलिशान। अवाम तो मर रही है, अवाम तो बादस्तूर मर रही है। अवाम कभी डेंगू से मरती है, कभी पोलियो से मरती है, कभी करंट लगने से मरती है, कभी लाकानूनियत से मरती है, कभी नाइंसाफ़ी से मरती है। चंद और बेकसूर फूल मुरझा गए। लेकिन मसाइल ये थोड़ी हैं। बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है तो मसला तो ये है ही नहीं। आप लोगों के मसले तो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी ब्रेक पे जाने से पहले कि बस करें, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, कल हमारा सेकंड सेगमेंट जिसमें सदीक जान में ज्वाइन करते, आज वही सेकंड सेगमेंट, वही टाइम, वही 24 घंटे के बाद हम हाजिर हैं। और कल आपको याद होगा हम क्या बातें कर रहे थे कि जी नून लीग वाले, आपको याद है जब JIT बनी थी, वो यादगार JIT, जब ये मिठाइयाँ बांट रहे थे और भंगड़े डाल रहे थे, बाद में समझ आई कह रहे मिठाइयाँ क्यों खाई हमने। नवाज शरीफ साहब की रिहाई की भी अफवाहें जो थी कल गर्दिश करी थी, आज दम तोड़ गई। और कल भी जो रसगुल्ले हैं वो भी बांटने की तैयारियां की जा रही थी और नून लीग की कारकुनान में जो जश्न है उसकी एक लहर दौड़ी हुई थी। लेकिन तैयारियां ज़ाया चली गई। जो मिठाई के डिब्बे थे वो वापस चले गए क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जो वकील हैं उन्होंने एक बार फिर तारीख मांग ली है, यानी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। मुझे तो बड़ा मशहूर वो फिल्मी डायलॉग याद है कि तारीख पे तारीख 2 हफ्ते की तारीख मांग ली कि 2 हफ्ते बाद हम तैयारी अगर हमारी होगी तो माना चाहेंगे। अब देखें जी, मुझे वो याद है कि देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम समात का जो आंखों देखा हाल है वो जिसने देखा उसने रिपोर्ट किया। कुछ लोगों की तो हंसी नहीं रुक रही थी क्योंकि मिठाइयों के डिब्बे सुने, वहाँ भी गए थे। लेकिन हम सब कुछ सदीक जान से पूछेंगे। सदीक हमेशा की तरह बिल्कुल सही बताएंगे। सदीक, ज़रा बताइएगा कि हमने तो कल एक मुफ्त का मशवरा दिया था कि अरे मिठाइयाँ ना लेकर जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सुने कि वहाँ फिर मिठाइयाँ लेकर आए थे, लेकिन ये मिठाइयाँ भी ज़ाया चली गई। और मिठाइयाँ क्या वो फेवरेट वाले रसगुल्ले ही आए थे, कुछ और भी था, बर्फ़ी वगैरह भी थी? जी बिल्कुल, हमने तो कल इसी प्रोग्राम में ये मशवरा दिया था कि रसगुल्ले ना लेके जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आज वाकई रसगुल्ले आए हुए थे और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम वैसे ही कह रहे हैं। वाकई
बहुत सारे कारकुन जो हैं, क्योंकि देखें ना हर जमात के अंदर खुशामदी लोग मौजूद होते हैं और मीडिया पे एक जो तासुर दिया गया था कि आज नवाज शरीफ साहब बरी होंगे या पता नहीं रिहा हो जाएंगे और आज बाहर आ जाएंगे, तो आज वाकई कुछ कारकुन वो जो खुशामदी हैं वो आज रसगुल्ले लेकर आए थे ताकि फिर वो बांटेंगे अपने नंबर बनाएंगे और बताएंगे कि देखें जी हम बड़े खुश हैं और हम तो पहले ही एडवांस मिठाई लेकर आए हुए थे। लेकिन उनको आज मायूसी हुई। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांग लिया है और उन्होंने कहा है जी, और कोई वजह कोई इतनी खास नहीं थी। वजह उन्होंने क्या बताई कि जी वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आगे पीछे लगे हुए हैं, कुछ इजाफी डॉक्यूमेंट्स लग गए हैं। हालांकि जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा भी सही कि भाई अगर डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हैं तो उसको हम अभी देख लेते हैं और उसको कोई मसला नहीं है, साथ साथ देखते जाएंगे। आप हमें बता देंगे कि पेज नंबर फलां ही फलां हैं और जो इजाफी हैं उनको हम वैसे इग्नोर कर देंगे, कोई इतना मसला नहीं है। और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि आप शुरू तो करें, कभी ना कभी तो इस केस का फैसला होना है, लेकिन तब होगा ना जब आप शुरू करेंगे। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जी मुझे 2 हफ्ते का वक्त दें, पहले मैं दोबारा इन डॉक्यूमेंट्स को देखता हूँ, चीज़ें जो हैं वो उसको नंबरिंग और सारी चीज़ें करता हूँ और उसके बाद हम दलाइल का आगाज़ करेंगे। और फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, उनसे पूछा गया सब आप कितना वक्त लेंगे मेन अपीलों के ऊपर दलाइल देने में, तो उन्होंने कहा कि 3 माह। अगर 3 माह ख्वाजा हारिस साहब लेंगे और 3 माह नैब प्रोसिक्यूटर ले लेंगे तो 6 माह तो ये बनते हैं। तो लगता है कि मियाँ साहब जो हैं वो अगले 6 से 8 माह तो मेन अपीलों में ही गुजर जाएंगे। और अगर वो इतने किस्मत उनकी अच्छी होगी कि वो इनमें बरी होंगे तो तब उनके बाहर आने के चांसेस हैं, वरना मियाँ साहब के बाहर आने के फौरी तौर पर कोई चांसेस नहीं है। और कल तो हमने इस पर बहुत तफसील से बताया था अपने नाजरीन को कि उनका केस है क्या, आज क्या होना था, कोई जमानत का मामला नहीं था। लेकिन वो जो एक अफवाहें थी, और अफवाहों के हवाले से भी आपको याद होगा कि हम तो 2 हफ्ते पहले ये स्टोरी कर चुके हैं कि कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। और आज भी आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सुन लिया कि कैटेगोरिकल उन्होंने कह दिया है कि ना कोई डील है ना कोई डील है। ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, वो मनगढ़ंत स्टोरियाँ चलाई जाती हैं, खबरें झूठी लीक कराई जाती हैं ताकि नून लीग के कारकुनान नून लीग से जुड़े रहें, नून लीग के लोग नून लीग से जुड़े रहें, उनको ये लगे कि डील होने जा रही है और मियाँ साहब जल्द बाहर आ जाएंगे। तो आज उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फेर दिया गया है। और किसकी तरफ से पानी फेरा गया है? खुद ख्वाजा हारिस साहब। अब नून लीग का बयानिया देखिए वो क्या है, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को फौरन रिहा हो जाना चाहिए, उनको बाहर आ जाना चाहिए। तो भाई अदालत तो सुनना चाहती है केस, आप सुनाएं, अदालत दलाइल सुनना चाहती है, आप दलाइल दें। आप खुद ही तैयार नहीं है, आप खुद ही दलाइल नहीं देना चाहते और आप जो उसकी वजह बताते हैं उसमें कोई इतना दमखम नहीं है कि क्यों आप 2 हफ्ते आपने मांग लिए। आप आज दलाइल का आगाज कर देते, साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में जो कमी कोताही है वो दूर हो जाती। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने ऐसा नहीं किया। तो आज लेकिन सबसे बड़ी मायूसी जो है, क्योंकि आज मैं आपको एक और बात बताऊं, नून लीग के कोई कम अज कम 19 रहनुमा आज अदालत के अंदर मौजूद थे। हालांकि मरियम नवाज साहिबा की पेशी थी लाहौर के अंदर, पहले सारे लोग वहां पे होते हैं, आज सारी क़यादत यहाँ पे थी, बड़ी तैयारियां थी और के बड़ी यहाँ पे, और कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में थे और बहुत सारी खवातीन कारकुनान भी आई हुई थी और पूरी तैयारी थी। और मुझे हैरत होती है इन लोगों के कि कितनी आगे तक ये प्लानिंग कर लेते हैं। मतलब प्लानिंग क्या थी कि यहाँ से फैसला सुनाया जाएगा, गाड़ियाँ तैयार होंगी, गाड़ियों में बैठेंगे और कोट लखपत तक रैली होगी, कारकुनान साथ मिलते जाएंगे, वही एक GT रोड वाला तमाशा और वही लगाया जाएगा। और आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जो आपने शेर पढ़ा कि देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। एक और शेर याद आ गया ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। जी ये उनके अरमानों पे पानी फिरा है जो रसगुल्ले लेकर आए हुए थे। मैं 2 चीजें ऐसी हैं जो नून लीग के साथ हमेशा रहेंगी, एक रसगुल्ले और एक कीमे वाले नान। पता नहीं कब जो है इनकी जान छूटेगी इन 2 चीज़ों से। और आज भी वो 20 अप्रैल को भी पहले इन्होंने रसगुल्ले खाए थे, बड़े बड़े रसगुल्ले खाए थे और फिर बाद में आज तक उन रसगुल्लों पे सिद्दीक, आप हर खबर पे नजर रखते हैं, हमारे खुसूसी नुमाइंदे हैं, जरा ये इस पे जरा नजर रखें। ये कीमे वाले नान और रसगुल्ले का क्या मामला है? किसी दोस्त ने तो नहीं कारोबार शुरू कर रखा, सिर्फ कीमे वाले नान और रसगुल्ले मुफ्त मिलते हैं, उठा के ले आते हैं डब्बे भर के। कीमे वाले नान से तो तल्लुक और रिश्ता बहुत ही पुराना है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना था तो हमला करने के लिए जो कारकुनान लाए गए थे, तो उन कारकुनान को जहाँ पे ठहराया गया तो वहाँ पे उनके रात को भी उनको कीमे वाले नान खिलाए गए और अगले दिन भी जब उन्होंने हमला करने जाना था सुप्रीम कोर्ट पे तो कीमे वाले नान उनको खिलाए गए थे। कीमे वाले नान से तो रिश्ता बड़ा पुराना है, लेकिन रसगुल्लों से जो तल्लुक बना है वो 20 अप्रैल 2017 को बने, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था पनामा का और 3-2 से फैसला आया था। 3 जजेस ने कहा था GIT बनेगी, 2 ने कहा कि नवाज शरीफ को इसी मरले पे ही हम नायल करते हैं।
उस वक्त बड़े रसगुल्ले खाए गए थे, तस्वीरें शेयर की गई थी, बड़ी जश्न मनाए गए थे। तो रसगुल्लों से तो रिश्ता जो है अभी 2 साल पहले बना है इस जमात का, लेकिन कीमे वाले नानों से रिश्ता और नाता बहुत ही पुराना है। ठीक है जी, एक चीज़ आपने मिस कर दी सदीक, बिरयानी भी एक तीसरा आइटम इनके फेवरेट जो फूड आइटम्स है उसमें। अच्छा, जानना चाहूँगी कि ये जो राब्तों की आप बात करते हैं कि राब्ते भी आपने पहले भी प्रोग्राम में अक्सर जिक्र किया कि जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी चेंज करने के बारे में बाकायदा सोच रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के सियासी जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से उनको बड़े डाउट्स, बड़े शुकूक व शुबात लाहक हैं। सिचुएशन भी आपके सामने है, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनको हौसला देने के लिए ऐसी अफवाहें फैला दी जाती हैं कि जी ढील हो रही है, एनआरओ की कोई ना कोई खबरें गर्दिश कर रही हैं, यानी पार्टी इस हद तक कमजोर होगी अगर गौर किया जाए इस बात पे। सदीक नाज़रीन जरा आप भी गौर से सुनिएगा कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ, पार्टी सदीक इस हद तक कमजोर होगी कि उनको अपने साथ लोगों को जोड़ने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठी अफवाहें मार्केट में फैलानी पड़ रही हैं। ये तो पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी है। देखें, ये जो खबरें भी फैलाई जाती हैं वो अपने मनपसंद चहेते जो साफ़ी हैं उनके ज़रिए फैलाई जाती हैं। और इस मौके देखें, नून लीग के अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त तैयार बैठे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए तैयार बैठे हैं। जिस वक्त हुकूमत चाहेगी उस वक्त ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। आपने सेनेट इलेक्शन में देखा, 14 सेनेटर्स जो अपोजिशन के थे, यानी जिनको हुकूमत ने अपने साथ मिलाना चाहा, चाहे वो किसी भी तरीके से उन्होंने मिलाया, लेकिन वो 14 लोग इनके मिले तो इन्होंने फिर दावा किया था और बड़ी गिदड़ भपकियां थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इन 14 सेनेटर्स को घर भेज देंगे, फारिग कर देंगे, ये गद्दार हैं, ये हैं, ये वो हैं, इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हम इनके ये कर देंगे, वो कर देंगे। कहाँ हैं वो नारे, कहाँ हैं वो दावे, कहाँ हैं वो 14 लोग? भैया आप क्यों नहीं बताते वो 14 लोग कौन थे? देखिए, इनको पता है कि हम इन 14 को निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास बचेगा क्या? पार्टी के अंदर तो लोग पहले से तैयार बैठे हैं। जिस वक्त मैंने आपको कहा कि हुकूमत चाहेगी, कौमी असम्बली के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा, पंजाब असम्बली में भी आ जाएगा, लेकिन अभी शायद हुकूमत इस चीज़ को इतना ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं कर रही, तो इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। वरना नून लीग के अंदर लोग तैयार बैठे हैं, वो लोग जिन्होंने करप्शन नहीं की, जिन्होंने लूट मार नहीं की, और जिनको ये समझ आ गई है कि शरीफ खानदान की सियासत बंद गली में जा चुकी है, नवाज शरीफ ताहयात नायल हो चुके हैं, शहबाज शरीफ के ऊपर 56 कंपनीज का केस है, हमजा शहबाज गिरफ्तार हैं, मरियम नवाज कन्विक्टेड हैं, जमानत पर रिहा थी, दूसरे केस में गिरफ्तार हो गई, जो टीटी सामने आ रही हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग सामने आ रही है, जो लूट मार सामने आ रही है, कौन इनको डिफेंड करेगा? ऐसा शख्स और ऐसा रहनुमा, ऐसा MNA, ऐसा MPA जो आवाम के वोट लेकर आया है और जो करप्ट नहीं है। तो वो ये चाहते हैं कि वो खुद को इनसे अलग करें, क्योंकि आप देखें जब भी नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होती है जुमेरात को, तो उस वक्त कोशिश ये की जाती है कि क्योंकि अंदर तो सिर्फ जाना होता है फैमिली के लोगों ने मुलाकात के लिए, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि तमाम MNAs MPs बाहर कम से कम पहुंचे कोटलाखपात जेल के बाहर, लेकिन आपको 20-25 चेहरों से ज्यादा लोग नजर नहीं आते। क्यों? वो 20-25 लोग वो सिर्फ जाते हैं जो खुद जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, और वो इसलिए वहां पे जाते हैं, उनको पता है कि अगर शरीफ खानदान बचेगा तो हमारे बचाव को रास्ता होगा। अगर ये नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। बहुत दुखी हालत में। देखें, मरियम औरंगजेब साहिबा तो सिलेक्टेड है ना, वो इलेक्टेड तो नहीं है, वो तो सिलेक्टेड है, उनको तो सिलेक्ट किया गया है ना, उनको तो मखसूस नशिस्तों पे लाया गया है, वो कोई वोट लेकर तो नहीं आई। तो ज़्यादातर वो लोग नजर आते हैं जिनको मुंतखब सीटों पर लाया गया है, उनको नवाजा गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो आवाम के वोट लेकर नहीं आए। जो आवाम के वोट लेकर आता है, जिनके अपने हल्के हैं जहाँ से वो जीते हैं, उनको शायद इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खुशामद की या इस मौके के ऊपर इस एक ऐसे ख़ानदान के साथ जुड़े रहने की जिसके ऊपर इतने संगीन चार्जेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन और लूट मार के, जो अदालतों से सजा याफ्ता हैं, जिनके ऊपर इतने दीगर संगीन मुकदमा चल रहे हैं। ज़रूरत उन्हीं की होती है जिनको नवाजा जाता है, जो खुशामदी होते हैं, जो दरबारी होते हैं, जो तबलची होते हैं, तो वो लोग फिर हक अदा करते हैं। जो उनको नवाजा जाता है और जो उनको सिलेक्ट किया जाता है, तो वो फिर उसका हक भी अदा करते हैं और बताते हैं पार्टी को और अपनी क़यादत को कि आपने हमें सिलेक्ट किया, आप हमें लाए हैं, तो हम फिर हक अदा कर रहे हैं। आप देखें, आपके करप्शन केसेस का भी दिफा कर रहे हैं और जो आपके मुखालफीन हैं उनके ऊपर भी हमले कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपकी तमाम पेशों पे भी आते हैं। पार्लियामेंट में कश्मीर की बात हो रही हो, कोई और बात हो रही हो, वहाँ पे हम एहतजाज भी करते हैं, दंगा फसाद भी करते हैं, हर तरह का काम करते हैं सिर्फ आपकी रजा के लिए, क्योंकि आपने हमें मुंतखब किया है, आप हमें टिकट देकर लाए हैं, मखसूस नशिस्तों पर लाए हैं। चलें, आपने भी हक अदा किया एक अच्छे सहाफ़ी होने का और आपने खुलकर बगैर किसी से डरे, बगैर घबराए अपनी बड़ी खबर नाजरीन तक पहुंचाई सेकंड सेगमेंट में, और उस पर तबसरा और आपका एनालिसिस भी नाजरीन तक पहुंचा। और सदीक जान बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दी आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।